हेलो बडीज। गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, वन शॉट सीरीज में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और हम लोग यहां पर बात कर रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट नंबर 3, क्लास 11। और डे 1 पे हमने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज डे 2 में हम बात करेंगे यहां पर अगले चैप्टर की, जो कि है बायो मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 9, क्लास 11, यूनिट नंबर 3। अब चैप्टर 9 जो हमारे पास है, बायोमॉलिक्यूल, जो नाम है इसका मतलब क्या है? देखिए, बायो का मतलब होता है लिविंग, और मॉलिक्यूल तो आप जानते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग के अंदर पाए जाते हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन सा है? वाटर। 70 से 90% हिस्सा हमारी बॉडी का वाटर होता है। तो वाटर हमारी बॉडी के अंदर, हम लिविंग है इसलिए वाटर इज अ बायोमॉलिक्यूल। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी? अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्लियर? अब यहां पर कंटेंट अगर आप देखें तो 8 टॉपिक में इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है, और इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पहले यहां पर ज्यादा चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन जो मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, वो सारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से और एनटीए के नए पैटर्न के हिसाब से हमारे पास 8 टॉपिक बचे हुए हैं। तो टॉपिक 1 जो हमारे पास है, पहले तो इंट्रोडक्शन एक ले लेते हैं, हम लोग बेसिक बातें कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे एलिमेंटल एनालिसिस के बारे में। एलिमेंटल एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, और क्या उनमें कोई अंतर है या नहीं है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी अर्थ पे डाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख जातियां हमारी धरती पर पाई जाती हैं। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 17 से 18 लाख हो जाएगा यहां पर, है ना। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, यानी जो लिविंग है, और अर्थ क्रस्ट यानी नॉन लिविंग की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में कौन से एलिमेंट ज्यादा हैं? कौन से? यही निमोनिक हो गया, CHON, कौन से। तो कौन से एलिमेंट लिविंग के अंदर ज्यादा हैं? किसकी तुलना में? नॉन लिविंग की तुलना में। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे ऑक्सीजन लिविंग में 65% है, नॉन लिविंग का 46.6% है। लेकिन अगर हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और सिलिकॉन की बात करें, तो इनकी मात्रा नॉन लिविंग के अंदर ज्यादा है लिविंग के कंपैरिजन में। तो यानी मैग्नीशियम आप देखें तो नॉन लिविंग के अंदर 2.1% और लिविंग के अंदर केवल 0.1% है। तो कौन से एलिमेंट लिविंग में ज्यादा हैं? और सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिलिकॉन नॉन लिविंग के अंदर ज्यादा होते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें क्वालिटेटिव बेसिस पर, क्वालिटेटिव बेसिस या एब्सोल्यूट टर्म की बात करें, क्वालिटी के आधार पर बात करें, तो लिविंग और नॉन लिविंग में कोई अंतर नहीं है। जो जो एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर है वो अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाएंगे। तो क्वालिटी एक जैसी है। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव बेसिस पर बात करें तो डिफरेंस है। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव बेसिस पर बात करें तो डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में। क्योंकि आप देखें, लिविंग के अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा है, अगर नॉन लिविंग की बात करें तो वहां पर सोडियम की मात्रा ज्यादा है। तो क्वांटिटी के आधार पर तो अंतर है, लेकिन क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये एलिमेंटल एनालिसिस हो गया। अब 9.1 टॉपिक है एनसीईआरटी में, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। मतलब लिविंग के अंदर कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसका हमें पता लगाना है। अब इस टॉपिक के अंदर कई सारे सब टॉपिक दिए गए हैं, जैसे केमिकल एनालिसिस दिया गया इसके अंदर। तो केमिकल एनालिसिस क्यों करते हैं? ये जानने के लिए कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन से कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, इसका पता लगाने के लिए केमिकल एनालिसिस किया जाता है। तो केमिकल एनालिसिस में कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेते हैं, लिवर पीस हो गया, लीफ हो गया, कोई वेजिटेबल पीस हो गया, और उसको मोर्टार और पेस्टल के द्वारा ग्राइंड कर लिया जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। ग्राइंड करने से जो थिक सिलरी बनता है उसको स्ट्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं चीज क्लोथ या कॉटन के द्वारा, और छानने से हमें दो फ्रैक्शन मिलते हैं। जो पर छन्नी में रह जाता है उसे रिटेंटेट या एसिड
इनसॉल्युबल पूल कहा जाता है, और जो छन के नीचे आ जाता है उसे फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल कहा जाता है। ठीक है, अब रिटेंटेट की बात करें बेटा तो इसके अंदर केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, केवल 4 तरह के कंपाउंड, चारों ऑर्गेनिक हैं। फिल्ट्रेट की बात करें बेटा तो इसमें थाउजेंड्स टाइप के कंपाउंड होते हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के होते हैं। क्लियर है बात? अब रिटेंटेट में जो 4 कंपाउंड है उनके नाम आपको याद करने हैं। प्रोटीन हो गए, पॉलीसैकेराइड हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए और लिपिड हो गए। न्यूक्लिक एसिड धरती पर 2 ही पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब एनसीईआरटी ने कहा ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर नोन एज बायोमोलिक्यूल। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, लेकिन बायोमोलिक्यूल में आपने देखा वाटर एक बायोमोलिक्यूल, उसमें तो कार्बन नहीं है। तो एनसीईआरटी ने लिखा जरूर है यहां पर कि बायोमोलिक्यूल जितने भी कार्बन कंपाउंड उनको कहते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कार्बन नहीं तो बायोमोलिक्यूल नहीं कहेंगे। अब एक एनालिसिस और यहां पर दी गई, डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। पहले हमने पढ़ी एलिमेंटल एनालिसिस, दूसरी केमिकल एनालिसिस, अभी फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में हम लौटेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तीसरा है डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस क्यों करते हैं? यह जानने के लिए कि लिविंग के अंदर कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, इसका पता लगाने के लिए। तो इसमें कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं और उसका वेट कर लेते हैं, जिसे हम वेट वेट के नाम से जानते हैं। फिर उसको सुखा लेते हैं पत्ती को, जिससे जितना पानी होता है इवेपोरेट हो जाता है, और बचे हुए मास को ड्राई वेट कहा जाता है। अब इसको जला दिया जाता है। जलाने से क्या होता है कि CO2 और वाटर निकल जाता है, जिससे राख बचती है, और राख के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम हमें मिल जाते हैं। ये हो गया डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। अब इस टॉपिक के अंदर यानी हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन के अंदर बच्चों आपको अमीनो एसिड, लिपिड, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड जैसे टॉपिक दिए गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी नीट के एग्जाम के लिए। तो चलिए अमीनो एसिड से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड की बात करें तो ये मीथेन के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। मीथेन में एक कार्बन की 4 वैलेंसी पोजीशन पे 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। अब इन चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऊपर की तरफ R लगाए थे, इसे वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप लगाते हैं NH2, राइट साइड में COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप लगाते हैं, और नीचे हाइड्रोजन लगा दिया जाता है यहां पर। और ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। यानी जितने भी अमीनो एसिड हैं वो सभी अल्फा अमीनो एसिड होती हैं। तो अल्फा कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप यहां पर अटैच हो गए। अब अगर हम R की वैल्यू को बदलते चले जाए, R इज द वेरिएबल, ये वेरी करेगा अलग अलग अमीनो एसिड में। R की वैल्यू बदलने से अमीनो एसिड बदल जाएगी। जैसे R की जगह हमने H लिख दिया तो अमीनो एसिड का नाम हो गया ग्लाइसिन। R की जगह हमने मिथाइल कर दिया CH3 तो नाम हो गया अमीनो एसिड का एलनीन। अगर हमने R की जगह CH2OH कर दिया हाइड्रोक्सी मिथाइल तो अमीनो एसिड का नाम हो गया सेरीन। और R की जगह हमने, ये 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने, अगर CH2SH कर दिया तो सिस्टीन हो जाएगा। R की जगह CH2COOH कर दिया तो एस्पार्टिक एसिड हो गया। अगर R की जगह पर CH2COOH कर दिया तो ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। CH2 बेंजीन रिंग OH कर दिया यहां पर बेटा तो इसका नाम टायरोसिन हो जाएगा। ठीक, तो इतने याद कर लेंगे, काम चल जाएगा आपका। अब देखो लिखा अमीनो एसिड आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, ये मीथेन के सब्सटीट्यूएंट होते हैं। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑल अमीनो एसिड आर अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि अल्फा कार्बन तो पाई ही जाएगी। कोई भी अमीनो एसिड होगा उसमें 3 चीजें तो होनी है, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन तो होना ही है। R वेरिएबल होता है। अब अमीनो एसिड बहुत सारी होती है बेटा, बहुत सारी अमीनो एसिड नेचर में होती हैं, और इनको हम 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटीनेसियस एंड नॉन प्रोटीनेसियस। प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड उन्हें कहा जाता है जो प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं। कहते नहीं प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो जो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होती है वो 20 होती है टोटल, और बाकी नॉन प्रोटीनेसियस होती है। हमारे सिलेबस में केवल प्रोटीनेसियस हैं 20 तरह की। अब इन 20 में से 7 अभी आपने देख ली हैं, ये टायरोसिन, ये ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, सेरीन, एलानिन और ग्लाइसिन। ये जो 7 आपने पढ़ी बेटा ये सब प्रोटीनेसियस हैं। 20 होती, 7 तो आपने जान ही ली। और 7 में आपको याद क्या करना है? R की वैल्यू ही तो याद करनी है। अब किसी भी अमीनो एसिड का टाइप या नाम जो होता है वो डिपेंड करता है वेरिएबल ग्रुप पर।
आर की वैल्यू बदलते जाइए, नई नई अमीनो एसिड बनती चली जाएंगी। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर डिपेंड ऑन। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, एसिडिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज तीन ग्रुप पर डिपेंड करती हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप, यानी हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं है। नाम केवल वेरिएबल पर डिपेंड करता है और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इन तीन ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर कोई एसिडिक अमीनो एसिड है, नाम याद करना, एसिडिक अमीनो एसिड, तो उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर अमीनो ग्रुप की तुलना में ज्यादा होगा। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो एस्पार्टिक एसिड, यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप आप देखें तो दो हैं, अमीनो ग्रुप एक है, यानी इसका नेचर एसिडिक हो गया। तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो होते हैं बेटा, वो एसिडिक अमीनो एसिड, नाम में ही एसिड लगा हुआ है, तो अब इसमें तो कोई गलती हो नहीं सकती, क्योंकि नाम ही एसिड लिखा हुआ है तो एसिडिक ही नेचर होगा। बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो यहां पर अमीनो ग्रुप का नंबर कार्बोक्सिल से ज्यादा होगा। अब इसके लिए कोड है भाल, BHAL, बी फॉर बेसिक, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, तीनों नाम यहां पर लिखे हुए हैं। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने लाइसिन लिख के दिया, लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहां पर आपको हिस्टिडीन और आर्जिनिन भी दिए गए। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ये अमीनो एसिड ज्यादा नंबर में पाई जाती हैं। न्यूट्रल में कार्बोक्सिल और अमीनो का जो नंबर है बेटा वो बराबर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल कुल मिला के याद करना है, वैलिन। एरोमेटिक में टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन, इनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है और बेंजीन रिंग होने की वजह से ये एरोमेटिक हो जाती हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में सिस्टीन और मिथियोनिन आ जाएंगी, तो ये आपको याद करने। अब अगर कोई अमीनो एसिड है बेटा, वो एक पर्टिकुलर पीएच पर हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को रिसीव कर लेती है, तो प्रोटॉन को NH2 ग्रुप रिसीव करता है तो वो NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्लस चार्ज आ गया। एक पर्टिकुलर पीएच पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है बेटा, वो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन एक ऐसा पीएच आता है जिसपे एक अमीनो एसिड प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है और प्रोटॉन को डोनेट भी करता है, यानी अमीनो ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन को डोनेट करता है, जिससे अमीनो एसिड पे दोनों चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, और इसे ज्यूटर आयन कहा जाता है। ज्यूटर आयन पे नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज 0 होगा, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज यहां पर प्रेजेंट हैं, लेकिन नेट चार्ज 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं लिपिड्स, वही 9.1 टॉपिक के अंदर ही सब टॉपिक चल रहे हैं। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती, पानी की तरह, पानी से इनको डर लगता है, एकदम आप ही की तरह है ये। अब लिपिड चार तरह के होते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड। फैटी एसिड क्या होते हैं बेटा? फैटी एसिड में एक अल्काइल ग्रुप एक कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है। अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमीनो एसिड में R इज वेरिएबल, फैटी एसिड में R इज अल्काइल, ये ध्यान रखना है। कार्बोक्सिल में आप देखें तो हमेशा एक कार्बन होगी और एल्काइल ग्रुप में 1 से 19 कार्बन हो सकती हैं। तो आप सोचिए, अगर एल्काइल में एक कार्बन है तो अमीनो फैटी एसिड में 2 हो जाएंगी, यहां पर 2 अगर है तो टोटल 3 हो जाएंगी, यहां पर 10 है तो टोटल 11 हो जाएंगी, यहां पर 19 है तो टोटल 20 हो जाएंगी। तो फैटी एसिड के R ग्रुप में 1 से 19 कार्बन, इसलिए फैटी एसिड में 2 से 20 कार्बन एटम पाए जाएंगे। आपको दो नाम यहां पर याद करने हैं। दो नाम कौन से याद करने हैं? एक तो पॉमिटिक एसिड याद करना है बेटा, जिसमें 16 कार्बन होती हैं, और अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होती हैं। अच्छा, ध्यान ये रखना कि पॉमिटिक एसिड में कार्बोक्सिल में एक कार्बन है, बाकी इसका अल्काइल ग्रुप जो है उसमें 15 कार्बन होंगे, यानी अरेकिडोनिक एसिड में टोटल 20 कार्बन है, तो इसके जो अल्काइल ग्रुप है वहां पर कितनी होंगी? 19 कार्बन, और इसके कार्बोक्सिल में एक कार्बन प्रेजेंट होगी। अब फैटी एसिड दो तरह की, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खूब नीट में पूछा भी जा रहा है ये। तो सैचुरेटेड उन्हें कहते हैं जहां पर कार्बन और कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, डबल बॉन्ड से अटैच नहीं होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होने चाहिए, कम से कम एक तो चाहिए ही। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, लगातार ये सवाल नीट में पूछा जा रहा है। अब चलते ग्लिसरॉल की बात करते हैं बेटा। जो ग्लिसरॉल होता है उसका फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन तो प्रोपेन हो गया और 3 OH ग्रुप यहां पर लगे हैं, दिस इज ग्लिसरॉल। तीसरी जो
लिपिड है वो है ग्लिसराइड। ग्लिसराइड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ते कैसे हैं? बॉन्ड के द्वारा। ये देखिए यहां पर फैटी एसिड दिखाई दे रही है, सॉरी ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड है, दोनों को जब जोड़ा गया तो एस्टर बॉन्ड से जोड़ा गया, और जब इनको जोड़ा गया तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, मतलब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। और एक एक ग्लिसरॉल के पास 3 OH है, मतलब 3 फैटी एसिड को अटैच कर सकते हैं। अभी एक फैटी एसिड जोड़ा है तो मोनोग्लिसराइड कहेंगे, यानी ग्लिसराइड 3 तरह के, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में 1 फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड। ग्लिसरॉल तीनों में एक ही होगा, ये ध्यान रखना है। ये नहीं करना है कि मोनोग्लिसराइड मतलब एक ग्लिसरॉल, डाइग्लिसराइड मतलब 2 ग्लिसरॉल, ना, ग्लिसरॉल एक ही रहेगा, बस फैटी एसिड का नंबर बदलता चला जाएगा। ट्राइग्लिसराइड को फैट या ऑयल के नाम से जानते हैं। आपके घर में घी है वो फैट है, और सरसों का तेल आप जानते हो ऑयल हो जाएगा। तो फैट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ऑयल जब आप पढ़ते हो तो लास्ट में आता है एल, और एल का मतलब लोअर मेल्टिंग पॉइंट। बोलो ज्ञान बाबा की जय। तो ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये ठंडियों में भी ऑयल के फॉर्म में यानी लिक्विड ही बने रहते हैं। आपने देखा कि जो सरसों का तेल है वो ठंडियों में जम नहीं जाता है, लेकिन घी होता है, गर्मी होती तो पिघल जाता है, ठंडी होती तो जम जाता है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल तेल का दिया गया। तेल तो आप बहुत जानते होंगे, तुम कितने भी तेल जानते हो, सरसों का तेल या फिर दुनिया भर के जो भी तेल आप जानते हैं, आंवले का तेल। लेकिन ये जो तेल है ये आपको याद करना है, जिंजली ऑयल, तिल का तेल होता है। तिल का लड्डू खाया होगा, तिल का तेल भी निकाला जाता है। कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड में लिपिड के साथ नॉन लिपिड आ जाते हैं बेटा। अब लिपिड के साथ अगर देखो यहां लिपिड लिखा है, नॉन लिपिड, लिपिड के साथ प्रोटीन आ गया तो लाइपोप्रोटीन बन जाता है। अब लाइपोप्रोटीन को अगर आप थोड़ा सा याद करना चाहें तो ये आपने सेल में पढ़ा है। सेल में क्या पढ़ा है आपने? सेल में पढ़ा है भैया, लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है? याद करके बताओ। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो ग्लाइकोलिपिड पैकेजिंग से बनता कहां पर? गोल्जी बॉडी में। लिपिड के साथ फास्फोरस या फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ गया तो फास्फोलिपिड बन गया। और फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल लेसिथिन है, और ये सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। याद आई? लेसिथिन फास्फोलिपिड, और ये सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। डे 1 में जो आपने वन शॉट पढ़ा था उसमें आपको ये बताया गया था। मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर फाउंड इन न्यूरल टिश्यूज। ये डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं 9.1.3 हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड में। अच्छा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मान लीजिए आप इन टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये जो इतना मैंने आपको पढ़ाया है ना, अगर इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो करीब 1.5-2 घंटे का टाइम लगेगा इतना टॉपिक पढ़ने में। तो इसके लिए फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड डिटेल्ड कोर्स एक मैंने बनाया है जिसको सफल 2.0 के नाम से जानते हैं, और वहां पर कंप्लीट बायोलॉजी मैंने इसी तरीके से पढ़ाई है, विद एनसीईआरटी रीडिंग प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां पर आपको दिए गए हैं। और ये केवल 999 में आपको सफल बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको आप गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसी की पीडीएफ यहां पर मैं आपको, अब ये पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे सफल बैच के थ्रू तो सफल बैच में 9-10 घंटे पूरा लगेगा, यहां पर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ये पूरा लिख के मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। अब चूंकि ये वन शॉट है और एग्जाम नजदीक है तो इससे हम जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड अगला टॉपिक है। तो पहले होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? भैया ऐसी कोई रिंग जिसके अंदर सारे जो एलिमेंट हो सेम हो, उसे होमोसाइक्लिक कहते हैं। जैसे यहां पर जितने भी डॉट लगे सब कार्बन है बेंजीन के अंदर, तो ये होमोसाइक्लिक हो गया। लेकिन रिंग के अंदर ये देखिए यहां पर ये पिरिडीन नाम का कंपाउंड दिखाया गया है, और इसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ गया बेटा, है ना। तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड हो गया। हमारे सिलेबस में जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड है। नाइट्रोजन बेसेस 2 कैटेगरी में आते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, और प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ये प्यूरिन के एग्जाम्पल हैं। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो होते हैं वो पिरिमिडिन के एग्जाम्पल होते हैं।
प्यूरिन में डबल रिंग पाई जाती है और पिरिमिडिन में सिंगल रिंग पाई जाती है, ध्यान रखना है आपको। ये आपको सिंगल रिंग स्ट्रक्चर यूरेसिल दिखाया गया, ये पिरिमिडीन का एग्जाम्पल है, और ये एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये प्यूरिन का एग्जाम्पल है। ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में आपको दिए भी गए हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये आपको शुगर दिखाई गई है, और ये जो शुगर आपके सामने बनी है राइबोस शुगर है बेटा। राइबोस शुगर C5H10O5 इसका फॉर्मूला है। ये राइबोस शुगर बनाएगी, और राइबोस शुगर के 2 प्राइम पे OH दिखाई दे रहा है। अगर इस OH में से मैं ऑक्सीजन को हटा दूं तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर के नाम से जानी जाएगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब इस शुगर के 1 प्राइम पोजीशन पे देखिए भैया, शुगर में 5 कार्बन है ना, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। 1 प्राइम पे अगर मैं बेस को लगा दूं, जैसे एडेनिन लगा दिया, तो जैसे शुगर के साथ बेस को अटैच किया बेटा ना, वैसे ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन। लेकिन अगर मैं यहां से ऑक्सीजन हटा दूं तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। फिर आप देखो यहां पर 1 प्राइम पोजीशन पे यूरेसिल लगा दिए, और यूरेसिल अगर लगा देंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, क्योंकि शुगर और बेस जुड़ गए। अब इसका नाम यूरिडीन हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन हटा दूं तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी यूरिडीन। नहीं भैया, डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में होती है और यूरेसिल केवल आरएनए में होता है, तो डीऑक्सी यूरिडीन कभी मत बना देना, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहां पर ये शुगर है बेटा, शुगर के साथ इधर बेस जुड़ा हुआ है, और इधर फॉस्फेट जोड़ दिया गया। किधर, शुगर के 1 प्राइम पोजीशन पर नाइट्रोजन बेस अटैच है, और 5 प्राइम पोजीशन पर फॉस्फेट अटैच है। बीच में शुगर है, एक तरफ इसने पकड़ रखा किसको, बेस को, और एक तरफ फॉस्फेट को। अब शुगर बेस फॉस्फेट तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। जैसे यहां पर एडेनिन अगर लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया एडिनाइलिक एसिड। अगर न्यूक्लियोटाइड है तो उसके नाम में एसिड आएगा, लेकिन न्यूक्लियोसाइड का अगर नाम तो उसमें एसिड नहीं आता, देख लो आप। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां से O को हटा दूं 2 प्राइम पोजीशन से, तो इसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड डीएनए का। अच्छा, यहां पर आपको एग्जाम्पल लिख के दिए गए, जैसे अगर नाइट्रोजन बेस एडेनिन है तो न्यूक्लियोसाइड आरएनए के केस में एडिनोसिन होगा, और न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड होगा। डीएनए के केस में अगर एडेनिन होगा तो यहां पर डीऑक्सी एडिनोसिन, और यहां पर डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। ग्वानिन अगर नाइट्रोजन बेस है तो ग्वानोसिन ग्वानाइलिक एसिड। अब अगर डीएनए के केस में जाओगे तो ग्वानिन से डीऑक्सी ग्वानोसिन एंड डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। तो बाकी आप चेक कर लेना। अब कह रहे हैं जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए दो ही न्यूक्लिक एसिड धरती पर हैं, ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, केवल न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हो। न्यूक्लिक एसिड क्या है, दीज एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये एक जनरेशन के कैरेक्टर को दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं, एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल। आगे हम लोग जेनेटिक्स में इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। तो ये पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, 9.2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो पहले मेटाबोलाइट समझ लेते हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में सवाल यहां से खूब पूछे जाते हैं। तो देखिए, मॉलिक्यूल विच आर इन्वॉल्व इन मेटाबोलिज्म आर नोन एज मेटाबोलाइट। जो मेटाबॉलिज्म में यानी बॉडी की रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं को मेटाबोलाइट कहते हैं। अब ये मेटाबोलाइट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जिनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है, जिनका काम हमें बॉडी में पता होता है, और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल बॉडी के अंदर प्ले करते हैं, इनका फिजियोलॉजिकल रोल होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो दे डू नॉट हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन, साथ ही साथ ये बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल के फिजियोलॉजिकल रोल प्ले नहीं करते होस्ट ऑर्गेनिज्म। यहां पर होस्ट का मतलब यह है कि जिसके अंदर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट पाए जा रहे हैं उसके अंदर इनका काम नहीं पता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारी बॉडी नहीं बनाती है, ये बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट बनाते हैं। तो आपको यहां पर एग्जाम्पल दिए गए जो याद करने, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन हम लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, लेकिन इस पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम बनाता है, यानी ये होस्ट हो गया। अब पेनिसिलियम नोटेटम ने पेनिसिलिन को क्यों बनाया, क्या रोल उसके अंदर इसका, ये हम नहीं जानते हैं।
तो होस्ट के अंदर इसका फिजियोलॉजिकल रोल हमें पता नहीं। हाँ, हमारे लिए फायदेमंद है, हम बीमारियों को दूर करने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन होस्ट ने पेनिसिलियम नोटेटम ने पेनिसिलिन को क्यों बनाया ये हम नहीं जानते, इसलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो अब एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड में आपको याद करना मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन पॉपी प्लांट प्रोड्यूस करता है, पेपावर सोमनिफेरम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में रिवाइज करेंगे। पिगमेंट में कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन। कैरोटीनॉइड पिगमेंट वो प्लास्टिड के अंदर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ड्रग्स में विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन। ड्रग्स का मतलब यहां पर दवाइयों से है। टॉक्सिन में, टॉक्सिन मतलब जहरीले पदार्थ है, एब्रिन एंड रिसिन, सब नाम याद करने आपको। टर्पिनॉइड में मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन। टर्पिन यहां से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आसानी से एग्जाम में कर लेंगे, है ना, कि टर्पिन वहां भी आ रहा है, इसमें भी टर्पिन आ रहा है। लेक्टिन बहुत पूछा गया नीट में, कौन कैनावेलिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसेंशियल ऑयल, जो खुशबूदार तेल होते हैं उन्हें इसेंशियल ऑयल कहते हैं, जैसे लेमन ग्रास ऑयल, इसे जराकुस भी आप कहते हैं। और चाय में आप डालते भी, चाय बनाते समय इसकी पत्तियां। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम और सेलुलोज आ जाएंगे। सेलुलोज यहां पर अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आता है। इसका स्ट्रक्चरल रोल तो हम जानते हैं कि ये प्लांट की सेल वॉल बनाता है, लेकिन इसके फंक्शनल रोल या मेटाबॉलिज्म में हमें जानकारी नहीं है। तो ये तो 8 ऐसे केस हैं जिनमें एग्जाम्पल दिए गए। 4 ऐसे केस जिनके एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए नहीं है यहां पर। एंटीबायोटिक, फ्लेवेनॉइड, सेंट एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस मसाले जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, है ना, मिर्च, ये सब मसाले हैं। एंटीबायोटिक में हमें एग्जाम्पल पता है, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, कैनामाइसिन। बायोटिक में 5 एग्जाम्पल एंटीबायोटिक के दिए गए हैं, तो आप यहां याद कर सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मैंने कहा ना, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बॉडी सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं प्रोड्यूस करती, केवल प्राइमरी मेटाबोलाइट है। प्राइमरी मेटाबोलाइट हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। भाई मनुष्य के फायदे के लिए तो होते ही हैं, जैसे स्पाइसेस हो गए, गम्स हो गए, सेंट हो गए, तो ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है इनका। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैसे मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का जो यूज होता है ये पॉपी प्लांट करता है, और किस, इसका क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, डिफेंस। पॉपी प्लांट चरने वाले जानवरों से बचने के लिए, ग्रेजिंग एनिमल से बचाव करने के लिए मॉर्फिन को प्रोड्यूस करता है, लेकिन तुम्हारे जैसे जानवरों से ये अपना बचाव नहीं कर पाया। तो प्लांट ने इसको प्रोड्यूस किया था प्रिडेशन से बचने के लिए। और प्रिडेशन कहां पढ़ते हैं, इकोलॉजी के अंदर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में, और तभी तो करें इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। टोटल 8 टॉपिक हमारे पास है। टॉपिक नंबर 3 में पहुंच रहे हैं, दैट इज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो फिर से हम लोग लौटते हैं फिल्ट्रेट और रिटेंटेट के टॉपिक पर। तो फिल्ट्रेट और रिटेंटेट, रिटेंटेट में आपको बताया गया था केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। लिपिड को छोड़ के बाकी जो 3 हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बेटा 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा होता है। ये पॉलीमर्स होते हैं, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर हैं, पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के। और जिनमें ये दोनों प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा और पॉलीमर, उन्हें बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है और ये पॉलीमर नहीं होते हैं, और इसलिए ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं, भले ही ये रिटेंटेट के अंदर हैं। ठीक है। अब अगर हम जैसे लिपिड की बात करते हैं, तो लिपिड में एग्जाम्पल आपने पॉमिटिक एसिड पढ़ा था, इसका मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाला 256 डाल्टन आया हुआ है। तो अब अगर पूछा जाए पॉमिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 256 डाल्टन है, ये कहां मिलेगा, तो देखिए फिल्ट्रेट में जो कंपाउंड है, फिल्ट्रेट में हजारों तरह के कंपाउंड हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में होगा, या 1000 डाल्टन से कम होगा। रिटेंटेट में जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा होगा। ठीक, अब आपसे पूछा गया एग्जाम में, बताओ पॉमिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 256 डाल्टन है, बताओ फिल्ट्रेट में होगा या रिटेंटेट में। तो होना तो इसको फिल्ट्रेट में चाहिए क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम आ रहा है, लेकिन ये होगा रिटेंटेट में क्योंकि एक्सेप्शन है। भाई लिपिड की बात करें तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन से कम होगा, लेकिन ये पाए कहां जा रहे हैं, रिटेंटेट में। तो क्यों पाए जा रहे हैं, भाई रीजन भी हम लोग देखेंगे। ऐसे ग्लिसरॉल भी, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर वेट 92 डाल्टन, लेकिन मिलेगा कहां पर,
रिटेंटेट में होना कहाँ चाहिए था, फिल्ट्रेट के अंदर। इसको यहां पर प्रोटीन के बारे में लिखा, दीज आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीसैकेराइड आर पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब एसिड सॉल्युबल पूल यानी फिल्ट्रेट की बात करें, यहां पर 1000 टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है, या एनसीईआरटी ने एक जगह लिखा 1000 डाल्टन से कम होता है। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 डाल्टन और वाटर का 18 डाल्टन हो जाएगा, तो 18 से 800 के बीच में हो जाएगा, और इन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो लिपिड भी माइक्रो मॉलिक्यूल ही है, लेकिन वो रिटेंटेट के अंदर है। ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल तीन ही हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड, दैट्स ऑल। बाकी सब माइक्रोमोलिक्यूल हैं। बस जो लिपिड है उसको होना फिल्ट्रेट में चाहिए था, लेकिन वो जबरदस्ती रिटेंटेट में पहुंच गया क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। ये तीन वर्ड आपको यहां पर फिलहाल ध्यान रखने हैं, ज्यादा डिटेल अभी हम ले नहीं सकते। डिटेल के लिए मैंने बता दिया, सफल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे 32 चैप्टर केवल आप 999 में 999 रुपए में पढ़ सकते हैं। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड सही मायने में मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि भैया मैक्रोमोलिक्यूल होने के लिए मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा होना चाहिए, जो कि इनका नहीं है, और पॉलीमर होना चाहिए, वो भी ये नहीं है। समझे? अब जो फिल्ट्रेट है वो हमें बताता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन के बारे में, और जो रिटेंटेट है वो हमें बताता है ऑर्गेनेल में पाए जाने वाले मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में। और दोनों फिल्ट्रेट और रिटेंटेट अगर मिला दिए जाएं तो ये एंटायर केमिकल कंपोजिशन की जानकारी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम सेल में कंपोजिशन वाइज चले बेटा, तो वाटर सबसे अबंडेंट है 70 से 90%, प्रोटीन्स 10 से 15% बनाता है, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% और आयन 1%। अब अगर इसके साथ साथ में, अब एक क्रैश कोर्स में इसको हम डिटेल में थोड़ा सा रिवीजन बार बार कर लेंगे, वहां पर याद हो जाएगा। अब यहां पर जो हरे हरे लिखे हैं चार, ये ऑर्गेनिक है बेटा, है ना। और ऑर्गेनिक में इसके लिए निमोनिक मैंने बता दिया, पेंसिल। तो पेंसिल में यहां पर ई और आई को छोड़ देंगे, बाकी सही क्रम में रहेंगे। देखो, प्रोटीन ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा, फिर न्यूक्लिक एसिड, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड आ जाएगा। तो टोटल 8 टॉपिक यहां पर हमें पढ़ने हैं। हम 9.5 पे पहुंच चुके हैं बेटा, दैट इज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन आप जानते हैं ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और ये अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड आप जानते हैं कि दो मेन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, प्रोटीनेसियस एंड नॉन प्रोटीनेसियस। जो प्रोटीनेसियस, उनकी दो कैटेगरी, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल उन्हें कहा जाता है जिन्हें हमारी बॉडी नहीं बना सकती, और नॉन इसेंशियल वो जिन्हें हमारी बॉडी बना लेती। लेकिन हमारी बॉडी को चाहिए तो सारी 20। तो फिर इसेंशियल जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती वो कैसे मिलेंगी? खाना ठूसने से। जो सुबह दोपहर शाम ठूसते हो ना खाना, उसी से मिलता है। तो डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। खाने से हमें इसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएंगी। अब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं, और इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। प्रोटीन्स हमेशा हेट्रोपॉलीमर होते हैं। देखिए, पॉलीसैकेराइड हम पढ़ते हैं होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं, हेट्रोपॉलीमर भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन हमेशा हेट्रोपॉलीमर होते हैं। अब प्रोटीन के फंक्शन दिए गए, जैसे इंसुलिन नाम की एक प्रोटीन है जो हार्मोन की तरह काम करती है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करती है, इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम की तरह काम करती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और एंजाइम क्या होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। एंटीबॉडी की बात करें तो ये इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने का काम करते हैं, पैथोजन से डिशुम करते हैं। और 4 एग्जाम्पल एंटीबॉडी के आपके सिलेबस में गेम से आप इनको याद कर सकते हैं। आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। कोलेजन की बात करें बेटा, तो ये प्रोटीन इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है। ग्लूट4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 नाम की प्रोटीन है जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को इनेबल करती सेल के अंदर। रिसेप्टर की बात करें तो सेंसरी रिसेप्शन, जैसे टेस्ट रिसेप्टर हमारी टंग के ऊपर प्रोटीन के बने होते हैं, स्मेल रिसेप्टर नोज के अंदर प्रोटीन के बने होते हैं,
हार्मोन रिसेप्टर जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं या साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। कोलेजन एनिमल किंगडम में पाई जाने वाली सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। रुबिस्को यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये हमारी पूरी धरती पर पाई जाने वाली सबसे अबंडेंट प्रोटीन होल बायोस्फीयर में। ये वो टेबल यहां पर बनी हुई है। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं बेटा। अब एनसीईआरटी में पॉलीसैकेराइड नाम का टॉपिक दिया गया और हम जानते हैं ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है, रिटेंटेट में है, पॉलीमर है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन है, उससे ज्यादा है। लेकिन उससे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट जानना है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट भी है और यहां पर भी आपके काम आएगा, तो जरूरी बातें मैं बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं बेटा, ठीक है। तीन तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। हाइड्रोलिसिस के आधार पर इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड मिलेंगे। ऑलिगोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलेंगे और मोनोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। अब मोनोसैकेराइड 5 तरह के होते हैं कार्बन के नंबर के आधार पर, इनमें 3 से 7 कार्बन पाई जा सकती हैं। आपके काम की दो ही है, 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर और 6 कार्बन वाली हेक्सोज शुगर। पेंटोज शुगर की बात करें बेटा तो इसमें दो एग्जाम्पल याद करना, राइबोज शुगर जो आरएनए में है, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में है। राइबोज शुगर का फॉर्मूला C5H10O5 होता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर C5H10O4 होता है। हेक्सोज 6 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड होती है बेटा, इसमें 3 एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फ्रक्टोज वो आपने सुना होगा इस सीमेन में पाया जाता है। सीमेन में कैल्शियम, एंजाइम और फ्रक्टोज रिच होता है और फॉर्मूला तीनों का सेम है, C6H12O6। ऑलिगोसैकेराइड बेटा 9 तरह के होते हैं, ठीक, लेकिन इनमें आपको जानना केवल डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड ऐसे ऑलिगोसैकेराइड जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड आपको मिलते हैं। 3 एग्जाम्पल कुल मिला के हैं डाइसैकेराइड के, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पर 2 ग्लूकोज बनते हैं। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज मिलता है। लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पर 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज मिलता है। लैकोपेरॉन में तो हम पढ़ते भी, बैक्टीरिया में यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हमारी बॉडी में लैक्टेज नाम का एंजाइम यही काम करता है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है। पॉलीसैकेराइड, अब ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। बायो में एनसीईआरटी में आपको मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड नहीं दिए गए, लेकिन मैंने काम भर की बात आपको बता दी। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड पर। पॉलीसैकेराइड बेटा हम जानते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं, यानी रिटेंटेट में होते हैं। पॉलीमर होते हैं मोनोसैकेराइड के, यानी मोनोसैकेराइड इनके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं बेटा। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन है, उससे ज्यादा होता है। और जो सैकेराइड होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ सुगर्स, यानी इनके जो मोनोमर है वो शुगर होते हैं। शुगर का मतलब वो जो मीठे होते हैं टेस्ट में, जनरली मोनोसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड 2 तरह के होते हैं। अगर पॉलीसैकेराइड में सारे मोनोमर एक जैसे हैं, एक ही तरह के, तो होमोपॉलीमर। और हेट्रोपॉलीमर जिनमें एक से ज्यादा तरह के मोनोमर पाए जाते हैं। तो अगर होमोपॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करें तो केवल एक टाइप के मोनोसैकेराइड मिलेंगे, और हेट्रो की अगर हाइड्रोलिसिस करें तो एक से ज्यादा तरह के मोनोमर मिलेंगे। जैसे ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करने पर n नंबर में ग्लूकोज मिलेंगे, यानी ग्लाइकोजन इज होमोपॉलीसैकेराइड। लेकिन अगर पेप्टिडोग्लाइकैन की बात करें जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें n नंबर में एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन यानी नाग और n नंबर में नाम यानी एनेसिटाइल म्यूरेमिक एसिड मिलेंगे। तो यहाँ देखिए 2 तरह के यहाँ पर मोनोमर मिल रहे हैं, इसलिए ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड हो जाएगा। अब होमोपॉलीसैकेराइड में 5 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन एंड काइटिन। सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ग्लूकोज मिलते हैं n नंबर में, n का मतलब 10 से ज्यादा होगा। ये स्टार्च में n नंबर में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन में n नंबर ऑफ ग्लूकोज। मतलब इन तीनों को एक साथ याद कर लीजिए कि सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज एंड काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ नाग। अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। सेलुलोज, सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता, सभी प्लांट, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। पेपर जो होता है, जो पेपर हम लिखने के लिए यूज करते हैं, ये भी सेलुलोज का बना है। जो कॉटन हम पहन रहे हैं, कपड़े जिसके बने, वो भी सेलुलोज है। और सेलुलोज में कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं पाए जाते हैं और इसीलिए ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। आयोडीन टेस्ट कौन देता है? स्टार्च, क्योंकि वहां पर कॉम्प्लेक्स हेलिक्स होते हैं। देखिए स्टार्च आ गया। स्टार्च सेलुलोज का ही एक वेरिएंट यानी एक रूप है, और स्टार्च के फॉर्म में प्लांट स्टोरेज करते हैं फूड, यानी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है एंड प्रेजेंस एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट।
इसमें सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये अपने हेलिक्स के अंदर आयोडीन को बांध सकता है और इसीलिए स्टार्च आयोडीन आयोडीन टेस्ट दे सकता है और ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। ब्लू कलर आएगा तो आप कहेंगे आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव है। ये ग्लाइकोजन भी एक वेरिएंट है सेलुलोज का ही, और ग्लाइकोजन भी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है एनिमल के केस में। हम लोग अपने लिवर और मसल के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में खाना स्टोर करते हैं और एडिपोज टिश्यू में फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। प्रोटीन की बात करें बेटा तो प्रोटीन हमेशा अनब्रांच्ड होते हैं, कोई कभी ब्रांचिंग नहीं हो सकती और हमेशा हेट्रोपॉलीमर होते हैं। प्रोटीन हमेशा अनब्रांच, हमेशा हेट्रोपॉलीमर। जबकि पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये ब्रांच भी हैं, अनब्रांच भी हैं, होमोपॉलीमर भी हैं, हेट्रोपॉलीमर, सबके एग्जाम्पल हैं। भैया ब्रांच देखो तो ग्लाइकोजन ब्रांच्ड है, सेलुलोज अनब्रांच्ड है, स्टार्च होमोपॉलीमर है, पेप्टिडोग्लाइकन हेट्रोपॉलीमर है। तो सबके एग्जाम्पल मिल गए। अब ये देखो आप, ये यहां पर ग्लाइकोजन आपको दिखाया गया बेटा, है ना। और ग्लाइकोजन में आप देखें तो ब्रांचिंग नजर आ रही बेटा आपको, है ना। और ब्रांचिंग में लेफ्ट एंड जो यहां पर दिखाई दे रहा है इसे नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड में लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग है और जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग एंड होता है। बाबा का फंडा कहता है भैया आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग, सारा कंफ्यूजन स्वाहा। अब आते हैं इनुलिन। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, और इंसुलिन अगर पूछ लिया इंसुलिन इज पॉलीमर ऑफ, तो इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बिकॉज इंसुलिन इज अ प्रोटीन, है ना। तो इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एंड इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। यही बड़ा सवाल हो गया। एक बात और, इनुलिन के अंदर जो बॉन्ड आपको मिलेंगे ग्लाइकोसिडिक मिलेंगे क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है, और इंसुलिन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे क्योंकि ये प्रोटीन है। तो ये ध्यान रखना है, खूब नीट में सवाल इस समय आ रहे हैं यहाँ से। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, प्रेजेंट इन अ सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई की सेल वॉल तो काइटिन से बनी होती है, और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड भी काइटिन से ही बना होता है। अब केमिकली मॉडिफाइड शुगर जैसे अमीनो शुगर, एनेसिटाइल गैलेक्टोसामिन या ग्लूकोसामिन की बात करें, केमिकली मॉडिफाइड शुगर एनसीईआरटी में आपको दी गई है। 8 में से छठा टॉपिक हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। दो ही न्यूक्लिक एसिड धरती पर है, डीएनए एंड आरएनए। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड इनके मोनोमर या बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएंगे। ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल बेटा 3 होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। और तीनों के नाम जरा ध्यान देखिए, न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन का दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीसैकेराइड तो वही है। तो एनसीईआरटी ने एक लाइन ऐसे लिखी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसैकेराइड आर ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल। ये 3 ही ट्रू हैं, लिपिड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं, ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होती है जिसे नाइट्रोजन बेस कहते हैं, जो अभी पढ़ के आ रहे हैं। इनमें मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर पाई जाती हैं, और फॉस्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड होता है। तो पहले नाइट्रोजन बेस हमने देख रखे हैं, प्यूरिन 2 होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन बेटा 3 बताए गए थे, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। अब देखो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो हैं ये डीएनए आरएनए दोनों के पास हैं, लेकिन थायमिन केवल डीएनए में है और यूरेसिल केवल आरएनए में। ठीक, डीएनए के पास देखो ए जी सी के साथ टी है, और आरएनए में ए जी सी के पास यू है। यानी डीएनए में भी 4 तरह के बेस हैं, आरएनए में भी 4 तरह के बेस हैं, 3 बेस कॉमन है, केवल थायमिन और यूरेसिल का ही अंतर है। अब शुगर की अगर बात करें, मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली, तो राइबोस शुगर आरएनए में पाई जाती है, और 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में पाई जाती है। शुगर में भी हम बात कर ही चुके हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन बेस शुगर से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, और फिर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। तो सबसे, और उसके बाद जब 2 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं बेटा तो डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है, और 2 न्यूक्लियोटाइड फास्फो डाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर 9.7 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या NaCl और स्ट्रक्चर क्या NaCl। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला ही स्ट्रक्चर है। मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मूला Mgcl2, स्ट्रक्चर Mgcl2। तो एनसीईआरटी कहता है भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला ही स्ट्रक्चर होता है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, लेकिन स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में आप ऐसे बनाते हैं या ऐसे बना देते हैं, है ना।
जैसे नैप्थलीन की बात करें तो इसका फॉर्मूला C10H8 और स्ट्रक्चर में 2 बेंजीन रिंग बन जाती हैं जुड़ी हुई। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 3 डायमेंशनल व्यू हम लेते हैं, जैसे एक्सिस दिखाते हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन वो दिखाई नहीं जा सकती, तो 3 डायमेंशनल होते। लेकिन बायोलॉजी सबसे आगे, यहाँ पर 4 डायमेंशन में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को दिखाते हैं 4 लेवल पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें बताता है अमीनो एसिड की पोजीशन को, कि कौन सी अमीनो एसिड पहली, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी, कौन सी चौथी, कौन सी पांचवी, कौन सी आखिरी। तो ये हमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और यहां पर ये अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी भी रहती हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो लेफ्ट एंड होता है उसे एन टर्मिनल अमीनो एसिड या फर्स्ट अमीनो एसिड कहते हैं, और जो सबसे लास्ट में है उसे राइट एंड पे जो पाई जाएगी उसे सी टर्मिनल या लास्ट अमीनो एसिड कहा जाएगा। पॉलीसैकेराइड में लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग, राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग। प्रोटीन में लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एन टर्मिनल एंड राइट एंड इज कॉल्ड सी टर्मिनल। ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है और अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताता है कि अमीनो एसिड में पहली कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड आपस में जुड़ी रहती हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम एक लाइन, रॉड या थ्रेड के फॉर्म में इमेजिन करते हैं। बाबा का फंडा है पीपीपी। पी मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर, पी फॉर पोजीशन बताता है, पी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड। तो P3 से खत्म हो गया काम। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक रॉड या लाइन के फॉर्म में इमेजिन किया है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता प्रोटीन ऐसे। प्रोटीन ऐसे एग्जिस्ट करता है हेलिक्स के फॉर्म में या फिर बीटा प्लेटेड सीट के फॉर्म में, इन्हें सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और आपको शायद याद हो अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर लाइनस पॉलिंग ने दिए थे पिछले डे 1 में, जो 1 शॉट था उसमें हमने उनको कवर किया था। तो अल्फा हेलिक्स रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, घूमती हुई सीढ़ी की तरह होता है, और यहां पर केवल राइट हैंडेड हेलिक्स ही प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स नहीं होते इन प्रोटीन, ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व। टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए प्राइमरी से सेकेंडरी बनता, सेकेंडरी फिर से फोल्ड करता है जिससे टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं हॉलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी आ जाती हैं, और टर्सरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल व्यू देता है, 3D स्ट्रक्चर बन गया ये। और टर्सरी स्ट्रक्चर की खास बात है कि ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। क्या एक्टिविटी प्रोटीन की है? इंसुलिन हार्मोन का काम करती है, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम करती है। तो ट्रिप्सिन को एंजाइम के रूप में काम करने के लिए टर्सरी फॉर्म में होना जरूरी है। एंड नंबर 4 इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सभी प्रोटीन में नहीं होगा, दिस इज प्रेजेंट इन सम प्रोटीन, जिनमें एक से ज्यादा सब यूनिट या चेन या पॉलीपेप्टाइड पाई जाती है, उनमें क्वाटरनरी होगा केवल। जैसे हीमोग्लोबिन, आपको केवल एक एग्जांपल याद करना है। हीमोग्लोबिन में 4 चेन या 4 सब यूनिट या 4 पॉलीपेप्टाइड हैं, जिनमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अब 4 चेन किस फॉर्म में अरेंज हो सकती है? 4 चेन एक क्यूब के फॉर्म में अरेंज हो सकती है, या फिर एक स्ट्रिंग के फॉर्म में अरेंज हो सकती हैं। ये एनसीईआरटी ने लिख के बताया, मैंने डायग्राम बना के बता दिया। लास्ट टॉपिक इज एंजाइम। बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा सवाल इस चैप्टर में एंजाइम से ही आते हैं, और ये सबसे बड़ा टॉपिक यहां पर है। पहली बात, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये गलत बात है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, क्योंकि कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बने होते हैं। जैसे राइबोजाइम नाम का एंजाइम है जो आरएनए से बना हुआ एंजाइम है। अब एंजाइम के पास प्राइमरी स्ट्रक्चर भी है, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्सरी बना। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है हॉलो वूलन बॉल लाइक, इस टर्सरी स्ट्रक्चर में कई सारी क्रेविसेस या पॉकेट होती हैं, और इन्हीं में से एक पॉकेट का नाम एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट वो पॉकेट होती है जहां पर सबस्ट्रेट ऐड होता है, जुड़ता है, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तभी बदल पाएगा जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से जाके जुड़ेगा। तो एंजाइम की बात करें बेटा, तो एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पढ़ते हैं। एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एक्टिव रहते हैं। बहुत बेसिक डिफरेंस, और भी बहुत अंतर है, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है।
अब लेकिन एक एक्सेप्शन यहां पर है, थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है जो हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग में पाया जाता है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में होता है, और इससे एक एंजाइम मिलता है टैक पॉलीमरेज, और ये एंजाइम 80-90 डिग्री सेल्सियस पर एक्टिव रहता है। पीसीआर में इसका यूज हम करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो नॉर्मल एंजाइम 40 डिग्री के ऊपर डिनेचर हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम 80-90 डिग्री सेल्सियस पर अपना काम करता है, इसके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी पाई जाती है। अब आते हैं 9.8.1 केमिकल रिएक्शन का टॉपिक दिया गया है। तो रिएक्शन या चेंज दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में दो चेंज होते हैं, चेंज इन शेप एंड चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था परिवर्तन, जैसे बर्फ गल के पानी बन जाए, या पानी उबल के भाप बन जाए, या पानी को जमा दो तो बर्फ बन जाए, तो स्टेट में चेंज हो रहा है फिजिकल चेंज, या शेप में बदलाव हो जाए, आटे आटे से रोटी बना दें, पराठा बना दें, शेप बदलाव हो रहा है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज का मतलब होता है जब बॉन्ड टूटे, बॉन्ड बने, या दोनों काम हो जाएं। तो अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जा रही, तो यहां पर बेरियम सल्फेट सॉल्ट और वाटर बनता है, यहां बॉन्ड टूटते भी हैं और बनते भी, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। और अगर स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करें तो ग्लूकोज बनते हैं, क्योंकि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज ऑर्गेनिक केमिकल, सब एनसीईआरटी में लिखा बायो में, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर रिएक्शन अगर देखें, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, इरिवर्सिबल है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट बन रहा है, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है बेटा तो रेट वर्ड यूज करते हैं, और रेट होता है डेल पी ओवर डेल टी के बराबर, ठीक है, डेल पी ओवर डेल टी के बराबर होता है। और अगर हम यहां पर इस इक्वेशन में डेल टी को 1 मान लें तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, डेल पी के। तो चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हैं आप इसके बारे में, लेकिन अगर रिएक्शन स्पेसिफाइड है, इरिवर्सिबल है, तो वहां पर वेलोसिटी टर्म का यूज होना चाहिए। फॉर्मूला वही रहेगा, डेल पी ओवर डेल टी। अब जो रेट होता है रिएक्शन का, इसको कई सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेकिन एक बायोलॉजी में आपको दिया गया दैट इज टेम्परेचर। तो जनरल रूल ऑफ थंब कहता है कि अगर किसी रिएक्शन का रेट आर है टी डिग्री सेल्सियस पर, तो चाहे टेम्परेचर को हम 10 डिग्री बढ़ा दें और चाहे 10 डिग्री घटा दें, दोनों ही केसेस में रेट या तो डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, या तो डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन 10 डिग्री पर चल रही है, टेम्परेचर को हम 10 डिग्री बढ़ा दें, 20 डिग्री पे कर देंगे, तो रेट या तो डबल होगा या हाफ होगा। और अगर हम 0 डिग्री पे कर देंगे तब भी रेट या डबल होगा या हाफ होगा। यानी चाहे टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाओ या घटाओ, रेट या तो डबल होगा या हाफ हो जाएगा। दिस इज जनरल रूल ऑफ थंब। तो एंजाइम करते क्या, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। यहां पर एक एग्जांपल दिया गया, जैसे CO2 प्लस वाटर रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। जब आप पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 का ट्रांसपोर्ट, तभी रिएक्शन आप पढ़ते हैं, है ना। अब मान लेते हैं इस रिएक्शन का रेट आर है, और जब यहां पर कोई एंजाइम नहीं यूज हो रहा है, बिना एंजाइम के 1 घंटे में, 1 घंटे यानी 3600 सेकेंड में कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन जब इसी रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का यूज किया जाता है, तो 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं। पहले 3600 सेकेंड में 200 मॉलिक्यूल बने थे जब एंजाइम नहीं था, लेकिन एंजाइम है तो 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल, यानी रेट 10 मिलियन टाइम्स बढ़ जाता है। 10 मिलियन टाइम, 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 100 लाख, 1 करोड़ गुना रेट बढ़ा दिया, किसने, एंजाइम ने। दिस इज द पावर ऑफ एंजाइम। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल, अद्भुत पावर है इसके पास। अब जैसे करें, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये रिएक्शन 10 स्टेप में होते हैं, और सारे स्टेप आपको याद भी करने होते हैं। और करें कि जब किसी मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, तो उस रिएक्शन को पाथवे कहा जाता है। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड पाथवे। जैसे ग्लाइकोलिटिक पाथवे, C4 पाथवे, C3 पाथवे, ये सब पाथवे क्योंकि इनमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं। अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यह पायरुविक एसिड बनता है अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन। लेकिन यही पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता अंडर एनारोबिक कंडीशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन अवर स्केलेटल मसल। और
ये पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है इथेनॉल में अंडर एनारोबिक कंडीशन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इन ईस्ट। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड एक स्टेप में बनता है और पायरुविक एसिड से 2 स्टेप में इथाइल अल्कोहल बनता है। अब एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है? इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में सेम पाथवे पायरुविक एसिड बनाता है। एनारोबिक कंडीशन में हमारी स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड बनता है। एनारोबिक कंडीशन में ईस्ट फर्मेंटेशन के द्वारा इथाइल अल्कोहल बनाता है। तो इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल बाय एडिंग 1 और 2 एडिशनल रिएक्शंस। अगला टॉपिक है हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जंस एंड नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। मतलब एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। जैसे आपने देखा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रेट को 10 मिलियन टाइम बढ़ा देता है। तो कैसे ये काम कर पाता है? तो इसको समझने के लिए यहां पर एक इक्वेशन दी गई कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर एंजाइम नहीं, यहां पर एंजाइम का यूज किया जा रहा है। तो यहां पर ये ग्राफ जो आपको दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, नीट में ग्राफ से सवाल पूछा गया है, ये ग्राफ बना के दिया गया था। तो देखिए यहां पर सबस्ट्रेट दिखाया गया है, ये सबस्ट्रेट वाई एक्सिस पे अगर आप जाएंगे तो वाई एक्सिस पे आपको पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है और एक्स एक्सिस पे आपको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाई गई है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर एस से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन एकदम सीधा ऐसे नहीं हो जाता है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये देखिए इस तरीके से होता है, यहां पर ठीक इस रास्ते से होता है। अब यहां पर जो हाईएस्ट पॉइंट आपको दिखाया गया इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को अगर आप देखें तो इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी दिखाई गई। अब सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का जो गैप है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। जब एंजाइम नहीं तब ये वाली रिएक्शन चल रही बिना एंजाइम के। जब एंजाइम का यूज किया गया तो ये व्हाइट वाला कर्व आपको दिखाई दे रहा है। इस केस में अगर आप देखें तो ट्रांजिशन स्टेट और सबस्टेट के बीच जो गैप दिखाई दे रहा है ये गैप कम हो गया, यानी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। यानी अब आप देखिए तो जो रास्ता है जब एंजाइम नहीं था तो सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन लंबे रास्ते से हो रहा था। अब रास्ता छोटा हो गया, रास्ता छोटा होगा तो टाइम कम लगेगा और आप जानते हैं रेट और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, रेट इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी। तो अगर टाइम कम लगेगा तो रेट बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है जब एंजाइम यूज किया गया तो रास्ता छोटा होने की वजह से टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो रेट बढ़ जाएगा। तो एंजाइम रेट को बढ़ाता कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। खत्म बात। तो एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान दीजिए यहां पर जरा सबस्ट्रेट की एनर्जी देखिए और प्रोडक्ट की एनर्जी देखिए। यहां पर सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है, मतलब ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर ठीक है, अगर यहां पर आप देखें तो प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट की एनर्जी से ज्यादा है, ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन या एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन कैसी भी हो, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, ट्रांजिशन स्टेट तो आनी ही आनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये अनस्टेबल है और ट्रांजिएंट अनस्टेबल क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है और एनर्जी और स्टेबिलिटी में हम जानते हैं इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो एनसीईआरटी ने जो लिखा उसको मैं समराइज्ड फॉर्म में आपको बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन भी कर लें और ज्यादा टाइम भी आपको ना लगे। वो लाइन यहाँ पर लिखी है कि एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। बाकी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मतलब कैसे आप कर पाओगे उसका तरीका भी बता दिया। सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है तो एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक, अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कैटालिटिक साइकिल यहां पर बताई गई है, ये भी नीट में सवाल पूछा गया, स्टेप पूछे गए हैं। तो अगर हम सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन देखें एंजाइम के द्वारा तो ये कैसे होता है? सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ता है, फिर ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है और ये ईएस कॉम्प्लेक्स ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन जरूर बनेगा। उसके बाद ईपी कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये एंजाइम नए सबस्ट्रेट से बाइंड करके इस साइकिल को कंटिन्यूअसली चलाता रहता है, क्योंकि एंजाइम कभी रिएक्शन में खर्च नहीं होता है।
तो कैटालिटिक साइकिल में 4 स्टेप एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है बाइंडिंग, वर्ड याद करिए बाइंडिंग। तो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, टाइट बाइंडिंग। मतलब जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम से कहता है कि अपने शेप में थोड़ा बदलाव करो, और जब एंजाइम अपने शेप को बदलता हो तो सबस्ट्रेट उससे और टाइट बाइंड हो जाता है। पहले हल्के से जुड़ा, फिर टाइटली जुड़ गया। फिर एंजाइम ब्रेकिंग मेकिंग बॉन्ड इन सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट, यानी ईपी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तीसरे स्टेप में हो गया। चौथे स्टेप में एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, खत्म बात। अब एंजाइम फ्री और एंजाइम नए सबस्ट्रेट से फिर जुड़ सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यहां से भी खूब सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। 4 आपके सिलेबस में है, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड इनहिबिटर। ये चारों फैक्टर क्या करते हैं, ये एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर को बदलते हैं, क्योंकि एंजाइम को अपना काम करने के लिए एक्टिव साइट चाहिए। एक्टिव साइट टर्सरी स्ट्रक्चर में होगी, तो कोई भी फैक्टर अगर एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर देगा। तो पहला है टेम्परेचर। एंजाइम जनरली एक्टिव इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत कम रेंज इसके लिए ऑप्टिमम होती है। यहां पर ग्राफ से आप समझ सकते हैं, बेल शेप कर्व आपको मिलता है। एक्सिस याद करनी, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी ली गई है, ठीक है। और यहां पर आप देखें तो ये जो ए पॉइंट है, यहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, तो ये ऑप्टिमम वाला पॉइंट हो जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर यहां पर हो जाएगा। और इस टेम्परेचर से चाहे टेम्परेचर कम करो चाहे ज्यादा करो, दोनों ही केस में एंजाइम की एक्टिविटी आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रही है, एंजाइम की एक्टिविटी यहां पर डिक्रीज हो रही। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको दिखाया गया है। तो हाई टेम्परेचर क्या करता है, ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म ही कर देता है, क्योंकि एंजाइम डिनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर से। और टेम्परेचर अगर लो हो गया तो लो टेम्परेचर एंजाइम को टेम्पोररली इनएक्टिव स्टेट में प्रिजर्व कर देता है। और इसीलिए खाने पीने की चीजें खराब होने से बचाने के लिए हम लोग फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम होता है। पीएच दूसरा फैक्टर, एंजाइम के लिए जो कंडीशन आपने कर्व पढ़ा है, टेम्परेचर के लिए वही पीएच के लिए होगा। और यहां भी नैरो रेंज, यहां भी बेल शेप कर्व आपको मिलेगा। यहां पर एक्स एक्सिस पे पीएच ले लिया जाएगा और वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी ले ली जाएगी। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट है उसको समझने के लिए यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आप देखें कि जो वेलोसिटी है, पहले वेलोसिटी 10 है, 25 है, 50 है, बढ़ती जाती है, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक मैक्सिमम वेलोसिटी मिलने के बाद आप सबस्ट्रेट को कितना भी बढ़ाइए, 100,000 करिए, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती, वो 50 कांस्टेंट हो गई। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। ग्राफ में इसको हम ऐसे दिखाते हैं, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे आपको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दिखाई गई रिएक्शन की, और यहां पर हाइपरबोलिक कर्व आपको मिलता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये Vmax आपको दिखाया गया मैक्सिमम वेलोसिटी, ये Vmax/2 है, और Vmax/2 पर जो कंसंट्रेशन उसे Km कहते हैं, मिकाइलिस मेंटन कांस्टेंट। Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ये बात एनसीईआरटी ने लिखी नहीं, लेकिन डायग्राम में दिखाई हुई है। तो टेम्परेचर का कर्व बेल शेप, पीएच का बेल शेप, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के लिए कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व यहां पर आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहां मिलता है, बायोडायवर्सिटी में जब आप पढ़ते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो लॉग लॉग स्केल पे जो कर्व आता है स्ट्रेट लाइन आता है। और अगर हम s = CA⁴ की बात करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, यहां पर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, देखो तरीका भी मैंने बताया कि कैसे आप इसको याद करें, किस एक्सिस पे क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा वाई एक्सिस पे, है ना। एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर पीएच के केस में वाई एक्सिस पे, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे। तो जहां जहां पर लास्ट में वाई आ रहा हो सब वाई एक्सिस पे आ रहे हैं, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप देखो पीएच, पीएच में वाई नहीं आ रहा है, एंजाइम टेम्परेचर में वाई नहीं आ रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में वाई नहीं आ रहा है, तो ये सब एक्स एक्सिस पे है। एंजाइम एक्टिविटी वाई एक्सिस, पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस, वेलोसिटी वाई एक्सिस। कियम के बारे में यहां बताया गया आपको। अब आते हैं इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आपके सिलेबस में केवल है, और भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में केवल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल हमारे पास है कि जो पहले तो ये जान लेते हैं हम लोग कि यहां पर जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो दिखने में सबस्ट्रेट की तरह होता है,
और वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है। एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मेलोनेट या मेलोनिक एसिड। तो मेलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का, जो कि रिजेंबलेंस शो करता है सक्सिनेट से। एक और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, स्टैटिन्स। स्टैटिन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है उस एंजाइम को जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। क्लियर। अब ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इनका यूज किया जाता है बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। ये लाइन अभी पूछी नहीं गई लेकिन कभी भी पूछ सकता है आपसे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। सेकेंड लास्ट टॉपिक आपका है। नॉमेनक्लेचर तो ज्यादा डिटेल में आपको नहीं दिया गया लेकिन क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। तो एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। एंजाइम के 6 क्लास बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, टाइप ऑफ रिएक्शन के आधार पे। और हर क्लास में 4 से लेके 13 सब क्लास होते हैं। हमें केवल क्लास ही जानने हैं, सब क्लास है नहीं सिलेबस में। नेम ऑफ एंजाइम इज इन 4 डिजिट। एंजाइम का नाम 4 डिजिट में रखा जाता है, केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी एग्जाम्पल से कोई मतलब यहां पर नहीं है। अब यहां पर 4 डिजिट में नाम लिखा लेकिन आपको याद नहीं करना, ठीक। 6 क्लास याद करिए। ऑक्सीडोडिरेक्टेज पहला क्लास है, डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमेरेज और ये लाइगेज लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। 4 और 6 पे ध्यान दीजिएगा। निमोनिक आपको बताया गया है, आम तो है लंबे ईसा से, है ना, ओम तो है लंबे ईसा से। इससे आप याद कर सकते हैं इनको सही क्रम में। तो पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। जैसे एस यहां पर रिड्यूस फॉर्म में, एस डैश ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो रिएक्शन के बाद एस ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और एस डैश रिड्यूस हो गया। तो अब यहां पर जो एंजाइम लगेगा वो पहले क्लास का होगा। ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर करता है, एस के साथ जी अटैच था बॉन्ड के द्वारा, रिएक्शन होने के बाद एस डैश के साथ जी अटैच हो गए, तो यानी ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, यानी ग्रुप हाइड्रोजन के अलावा कोई होना चाहिए। तो ट्रांसफरेज क्लास के जो एंजाइम होते हैं कोई भी ग्रुप ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। हाइड्रोलेज, ये बॉन्ड तोड़ते हैं, कौन सा बॉन्ड, कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड, पीएन बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड तोड़ने को दे दो इनको। लाइज, लाइज जब रिएक्शन कराते हैं तो देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और रिएक्शन होने के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपीयर हो गया। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी होती है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अपीयर हो जाता है। आइसोमेरेज, आइसोमेराइजेशन कराते हैं, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, पोजिशनल आइसोमर ये बनाने का काम करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं वो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। यहां पर क्लास नंबर 5 का एंजाइम यूज होगा। लाइगेज, ये बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड मेकिंग, जैसे डीएनए लाइगेज, ज्यादा है कोई भी बॉन्ड, सी एस बॉन्ड, सीओ बॉन्ड, सीसी, सॉरी सीसी नहीं, सीएन बॉन्ड, सीओ बॉन्ड, पीओ बॉन्ड। लेकिन सीसी बॉन्ड नहीं, ये नीट में पूछा गया सवाल, सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं करता लाइगेज। अब आते हैं कोफैक्टर, लास्ट टॉपिक। कोफैक्टर हैं क्या, दिस आर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ज्यादातर एंजाइम तो आप जानते हैं प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन को काम करने के लिए, कुछ एंजाइम को काम करने के लिए प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए। ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम, और इनका जो प्रोटीन पार्ट होता है बेटा, उस प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। तो होलो एंजाइम में 2 पार्ट होते हैं, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। प्रोटीन इज एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन इज कोफैक्टर। हमारा टॉपिक कोफैक्टर। अब कोफैक्टर 3 तरह का होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। तो हम इस 4 तरीकों से इस बात को लिख सकते हैं। यानी अगर एग्जाम में कहे होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, तो आप कहोगे सही बात है। तो जितनी बातें यहां लिखी सब सही हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। को फैक्टर को 3 बार रिप्लेस कर सकते हैं आप, एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, 3 तरह के हैं। मतलब ये तीनों आप पढ़ रहे हो, तीनों क्या है बेटा, नॉन प्रोटीन। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम से टाइटली या फर्मली अटैच होता है। एग्जाम्पल एक है सिलेबस में, हीम। तो हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज। और ये एंजाइम करते क्या है, कैटालेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दूसरा है कोएंजाइम, ये भी ऑर्गेनिक है लेकिन
कोएंजाइम एपोएंजाइम के साथ ट्रांजिएंटली बाइंड करते हैं बहुत कम समय के लिए, ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालिसिस, मतलब जितनी देर रिएक्शन चलेगी उतनी देर जुड़े रहेंगे, उसके बाद अलग हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो यहां पर हमने पढ़ा है हीम, हीम की बात एक और खास है कि हीम इज द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम की एक्टिव साइट को भी बनाता है। अच्छा, अब कोएंजाइम की बात कर रहे हैं तो कोएंजाइम आर कोफैक्टर, ऑल कोएंजाइम आर कोफैक्टर, बट ऑल कोफैक्टर आर नॉट कोएंजाइम बिकॉज सम कोफैक्टर आर प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड सम आर द मेटल आयंस। कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, एक ही कोएंजाइम अलग अलग समय में अलग अलग रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये ट्रांजेंटली जुड़ता, कुछ समय के लिए जुड़ा, एपोएंजाइम से रिएक्शन कराया, अलग हो गया, आप किसी दूसरे एपोएंजाइम से जुड़ सकता है। विटामिन आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम, कोएंजाइम के अंदर विटामिन भी होते हैं, जैसे NAD और NADP, ये दोनों कोएंजाइम। क्लियर। और ये विटामिन नियासिन रखते हैं अपने अंदर, इनके अंदर कौन सी विटामिन है, नियासिन कंटेन करते हैं। NAD और NADP, ये दो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं कोएंजाइम के। NAD का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और P जब आएगा तो फॉस्फेट जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं मेटल आयन की बात करते हैं। तो मेटल आयन में एग्जाम्पल हमारे पास हो जाए, मेटल आयन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और ये एक ही समय में जो मेटल आयन है, एक तरफ एपोएंजाइम से और एक तरफ सबस्ट्रेट से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक एग्जांपल मेटल आयन का जिंक है, और जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, यानी कुल मिलाकर कोफैक्टर के 4 एग्जांपल याद करने हैं, हीम, NAD NADP एंड जिंक, जहां पर हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, NAD and NADP are the coenzyme and zinc is the metal ion। और अगर हम कोफैक्टर को एपोएंजाइम से अलग कर दें तो फिर एंजाइम बेकार हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। और इससे ये पता चलता है कि कोफैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाता है बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें लगभग हर इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझा दी है, और मुझे उम्मीद है कि नीट में आपके ज्यादातर सवाल जो बायोमॉलिक्यूल के पूछे जाएंगे इसी में से आएंगे, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम भी है। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ 1-1.5 घंटे की वीडियो, या हो सकता है बहुत बड़ा चैप्टर 2 घंटे भी लग जाए, तो इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। बाकी आप एनसीईआरटी चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगले वन शॉट में हम लोग कवर करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो भैया स्पीड बढ़ा के देख लो, ऑप्शन रहता है आपके पास में। स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही तो थोड़ा सा घटा के देख लो, 1.25 पे देख लो, 0.75 पे देख लो, आपकी इच्छा है। इसलिए इन वीडियोस को अपलोड किया कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगले वन शॉट में हम लोग मिलेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगले वन शॉट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगर इन चैप्टर्स को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को और बेहतर तरीके से आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सफल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एनसीईआरटी के सभी 32 चैप्टर कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज के साथ आपको केवल 999 यानी 999 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगले वन शॉट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।